मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारे उन सभी स्टूडेंट का है जिनका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आईओसीएल और किसी भी फर्टिलाइज़र कंपनी में हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका सिलेक्शन इफ़को के लिए हो गया है या फिर आपका सिलेक्शन इंडियन ऑयल के लिए हो गया है। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सर ये जो हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो अच्छा हो गया है और उसकी वजह से हमें शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए, तो हमें वहाँ पर किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक, ये इंटरव्यू के टिप्स हम यहाँ पर कुछ देने वाले हैं। एक कॉमन वीडियो है, हम कॉमन तरीके से आपसे बात करेंगे। आपको मान के चलना है कि रिफाइनरी के लिए और फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए, इन दोनों के लिए ये इंटरव्यू है। ठीक, हम इसमें बार्क और डीआरडीओ को भी मान सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईओसीएल के लिए है या फिर फर्टिलाइज़र के लिए है। अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी इंटरव्यू पर्पज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इफ़को फर्टिलाइज़र पारादीप में हुआ है इंटरव्यू के लिए, और तो उन सभी के लिए बधाई है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, एक वीडियो में हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, ध्यान दिया है, तब आपको इंटरव्यू से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं बना हुआ है, चाहे वो आईओसीएल का हो, डीआरडीओ का हो, इसरो का हो, बार्क का हो, किसी फर्टिलाइजर कंपनी का हो, जहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपके सिलेबस में कवर नहीं किया है। ठीक, ये बिल्कुल भी बात आप मान लीजिए और जान लीजिए। ठीक, अगर आपने हमारा सुपर कैप्सूल पढ़ा है जिसमें हमने थ्योरी के 10 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज चीज़ों को स्टडी किया है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसका न्यूमेरिकल है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर वो कोई इक्विपमेंट है तो उसकी एसओपी है ना। एक जनरल एसओपी कि प्लांट में उस इक्विपमेंट को लाइन में कैसे लेना है और उस इक्विपमेंट को बंद कैसे करना है, उस इक्विपमेंट को अगर इमरजेंसी में शट डाउन करना है तो कैसे करना है। ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर में कवर की हैं। तो अगर आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको मेनली 3 से 4 सब्जेक्ट को फोकस करना है। अच्छे से आपको उसके सारे टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप बीटेक हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप हमसे कनेक्ट हो चुके होंगे और ये बात जान के रहिए कि अगर आपने, जैसे मैंने बताया है, अच्छे से तैयारी की है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जैसे कि मास ट्रांसफ़र, है ना, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक कैसे आपको पकड़ना है, तैयार कैसे करना है। मान लो आपसे पूछा जाता है कि ठीक है आपके 3 सब्जेक्ट बताइए कौन से हैं, तो आपसे पूछा जाएगा ठीक है, आप बोलते हो कि मेरे सर एफएम, हीट, एसटीओ, एमटीओ, थर्मोडायनामिक्स, ये हमारे अच्छे सब्जेक्ट हैं। सीआरई है ना, हमारे 4-5 सब्जेक्ट आपने बताए। तो हम सबसे पहले एफएम के बारे में बात करते हैं। एफएम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तो फ्लूइड के बारे में आपको मालूम है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, हमें फ्लूइड क्या है डेफिनेशन आपको बताई है, तो वो आपको उसमें बतानी है। ठीक, प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं जैसे कि डेंसिटी हो गया, स्पेशो ग्रेविटी हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और डिफरेंट जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी कई प्रकार की होती है। तो ये सब आपको क्वेश्चन वहाँ पर बनता है। ठीक,
विस्कोसिटी में आपने पढ़ा कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डायनामिक है, अपरेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो जैसे अगर यूरिया प्लांट में है तो सिंपल क्वेश्चन एक रहता है कि पिलिंग टावर से जब ऊपर से हम स्प्रे करते हैं लिक्विड यूरिया को, तो वो नीचे आते आता प्रिल्स फार्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपको मालूम है कि पिलिंग टावर में नीचे से लोवर्स लगे होते हैं और उनके माध्यम से एयर नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से यूरिया बकेट के थ्रू हम उसको मूवमेंट कराते हैं। एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, उससे हम उसको नीचे स्प्रे करते हैं। तो अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो प्रिल का डायमीटर आप देखते हो साइज छोटा मुझे मिलता है। प्रिल का अगर हम स्पीड उसकी कम रखेंगे तो डायमीटर मुझे बड़ा मिलता है, साइज बड़ा मिलता है। आपको मालूम है कि यूरिया का साइज कितना होना चाहिए, कितना फाइन होना चाहिए, उससे ज़्यादा फाइन ना हो। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। तो आप अपनी अगर किसी भी फैक्ट्री में हैं, अगर आप यूरिया बनाते हैं तो यूरिया के प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल आप बोलेंगे तो उनमें डिफरेंस पूछ लेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से प्रिल जो होता है वो स्फेरिकल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में समझाया था। मेनली मैनोमीटर का यूज हम देखते हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। कोई फ्लोमीटर है तो वहाँ पर डेल्टा पी के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैनोमीटर क्या होता है। इसके अलावा अगर मुझे कभी भी कोई भी स्ट्रीम को लिक्विड को या किसी भी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वैक्यूम में ले जाना है, तो हम वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि दोनों सेक्शन का प्रेशर मेंटेन रहे, तो वहाँ पर लिक्विड को सीधे एंट्री ना करा के हम एक यू लूप बनाते हैं। बैरोमेट्रिक लैग वाला कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होता है, तो वो भी मैनोमीटर पे काम करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि भाई मैनोमेट्रिक बैरोमेट्रिक लैग क्या होता है, मैनोमीटर का एप्लीकेशन क्या है, यूट्यूब की लैग जो यूट्यूब मैनोमीटर है या फिर यूट्यूब मतलब आपने बनाया है, जो बनाया है बैरोमेट्रिक लैग दिए उसका लैग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक। डिफरेंट जो फ्लो मैकेनिक्स में जो डिफरेंट यूनिट्स यूज होती हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई उनका डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी है, उनकी यूनिट्स कौन सी हैं। ठीक, यूनिट कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। और जो डायमेंशन एनालॉजी होती है जैसे MLT के फार्म में करते हो तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पज, तो बट आपको यूनिट उनकी पता होना चाहिए। ठीक। फ्लो मैकेनिक्स में और हम देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी स्टेट फ्लो, अनस्टेडी स्टेट फ्लो, ये सब आपको वहाँ पर पता होना ही चाहिए, है ना। और किसी भी पाइप में फ्लो होता है तो उसका कर्व कैसे बनता है, फ्लो किस टाइप का है, टर्बुलेंट है तो कर्व कैसे बनता है, मैं और वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें। और डिफरेंट टाइप का, जैसे मैं सर्कुलर पाइप में फ्लो हो रहा है, रेक्टेंगुलर पाइप में फ्लो हो रहा है, तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। बर्नौली थ्योरम क्या है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, 2-3 प्रकार से उसको प्रेजेंट करते हैं बर्नौली थ्योरम को। साथ में क्या है कि मल्टीपल उसका एप्लीकेशन है जो मैंने आपको समझाए थे, वो इंटरव्यू पूछता है। ठीक। फिर फ्रैक्शन के बाद होती है, 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं पाइप में, एक तो माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो टॉपिक आपको कन्फर्म होना चाहिए। वहाँ पर डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर और फाइनल फ्रैक्शन फैक्टर रिलेशन क्या है, फिर प्रेशर ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं, वहाँ पर डार्सी इक्वेशन हाइजेनबर्ग इक्वेशन कहाँ हुई होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फ्लोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम फ्लो को फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पूरा आइडिया 100% होना चाहिए। वो कैसे काम करते हैं, क्या इनकी इक्वेशन है, क्या क्या मेथड हैं, नोच एंड बियर क्या है ना। डिफरेंट टाइप के
जो डायमेंशनलेस नंबर है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो आपको पता होने चाहिए, पूछ लेते हैं, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाल्व कौन से होते हैं, कौन सा बाल्व कहाँ यूज करते हैं, शेड्यूल नंबर क्या है, पाइप की थिकनेस क्या होती है, पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस है, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। पंप के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो हमारा टर्बो मशीनरी होती है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पंप पढ़ते हैं, तो कितने प्रकार के पंप होते हैं, कौन से पंप का यूज कहाँ पर करते हैं, आपने इंडस्ट्री में कौन कौन से पंप यूज किए हैं, फिर कौन कौन से पंप आपने इंडस्ट्री में यूज किए हैं, और वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ठीक है ये पंप आपने यूज किया है तो इस पंप को हम कैसे चलाएंगे, एसओपी समझाना है, उसका क्या क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम उसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कितने प्रकार से आइसोलेट करते हैं किसी पंप को, टरबाइन को, कंप्रेसर को, किसी को भी, तब हम उसको मैकेनिकल हैंड ओवर देते हैं काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्केल अप से आप क्या समझते हैं। स्केल अप, तो स्केल अप के लिए हमने 3 सिमिलिट्यूड्स हैं जिनके बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया था, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पंप में डिफरेंट चीज़ें जैसे कि एफिनिटी लॉ क्या है, आरपीएम और डायमीटर में क्या रिलेशन है, हेड में फ्लो रेट में, पावर में, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पंप का क्या है ना, और रेसिप्रोकेटिंग पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, उससे क्या हम आइडिया लगाते हैं। कोई भी पंप है उसमें अगर हम और डिटेल में जाएं तो भाई पंप का डेटा शीट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पंप का बारे में पूछेंगे, आपने उसका कभी मेंटेनेंस होते देखा है, जैसे एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप होता है, आपने देखा होगा, शेड्यूल पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप होता है, तो सारे पंप आपने कभी देखे हैं, मेंटेनेंस होते हुए आपने करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। खासकर देखो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर आप काम करते हो तो आपको हर एक इक्विपमेंट का क्या क्या मेन प्रॉब्लम आती हैं, उनको ट्रबल शूटिंग को हैंडल कैसे करते हैं, मैकेनिकल को हैंड ओवर कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, ये हमें विशेषकर उनमें हमें समझना होता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप ये समझ पाएंगे। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझना है, ठीक। ये हमारा एफएम हुआ। अगर हम सीआरई के बारे में बात करें, सीआरई, ठीक, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, सीआरई के बारे में बात करें, तो सीआरई में क्या है कि सीआरई क्या होता है, मेनली रेट कांस्टेंट क्या है, कितने टाइप के रिएक्टर होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ना, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन आपसे करवा सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के रिएक्टर होते हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन रिएक्शन में थैले मॉडल्स क्या है, फिटनेस फैक्टर क्या होता है, नॉन आइडियल रिएक्टर क्या होता है, और आइसोथर्मल रिएक्टर और नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप रिएक्टर्स, उनकी रिएक्शन, उनमें डिफरेंस क्या है, आपके यहाँ कौन सा रिएक्टर यूज होता है, तो ये सब क्वेश्चन सीआरई में रहते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में अगर हम बात करें तो कंट्रोल वाल्व क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, उसमें जो प्लग होता है वो प्लग कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्लग हम कब यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर कौन से हैं, जो मैंने आपको पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर बताया, बीएफडी ब्लॉक फॉर्म डायग्राम क्या होता है, पीएफडी क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, इन तीनों में कंपेरिजन क्या है ना, और फिर किसी भी इक्विपमेंट का डेटा शीट क्या होता है, उसका एमडीएस क्या होता है, मटेरियल डेटा शीट, एमडीएस मतलब मैकेनिकल डेटा शीट क्या होता है, और जीएडी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या होता है, जीएडी क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इक्विपमेंट के लिए हम आईपीडीएस बनाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आईपीडीएस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ कवर करते हैं, बेसिक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, है ना। और कंट्रोल ट्यूनिंग वगैरह अगर बहुत पूछेंगे तो कंट्रोल वाले को पूछ सकते हैं, जो कि बीटेक का टॉपिक है, डिप्लोमा लेवल उतना नहीं पूछते। तो ये हमारा पीडीसी का था। सीआरई बताया आपको, पीडीसी बताया, एफएम बताया। सीटी केमिकल टेक्नोलॉजी में हम अगर बात करें तो बेसिकली जो इंडस्ट्री आपने, जो एक्सपीरियंस है आपको,
तो उस एक्सपीरियंस के सारे डिपार्टमेंट, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट कवर हो रहे हैं वो उनका बारे में सब, उनके पैरामीटर पूछ सकते हैं, उनका एसओपी पूछ सकते हैं, है ना। हर एक इक्विपमेंट का फीड क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अगर वो फीड है तो फीड आप कहाँ से लेते हैं, इंडिया में कहाँ से लेते हैं, उस फीड को लेने में दिक्कतें क्या आती हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं, महंगाई है कि महंगाई हो रही है नहीं हो रही है, अगर महंगा होगा तो आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम मटेरियल एनर्जी बैलेंस के बारे में बात करें तो मटेरियल एनर्जी बैलेंस में डिफरेंट यूनिट से आपको समझ लेना है। हीट बैलेंस, मास बैलेंस सिंपल आपको पता होना चाहिए, हीट बैलेंस पता होना चाहिए, एनर्जी बैलेंस पता होना चाहिए, है ना। और रिसाइकिल पर्ज क्या होता है, ये बेसिक और डिफरेंट टाइप के जो कंसंट्रेशन के मेथड हैं, जैसे पीपीएम, पीपीटी ये क्या होता है, जीपीएल क्या होता है, मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है। ठीक, अगर हम एक और टॉपिक ले लें जो कि थर्मोडायनामिक्स का है, बट हम उसको अगर स्टोइचियोमेट्री में ऐड करें तो डिफरेंट टाइप के आपने लॉज पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के लॉज आपने पढ़े हैं, जैसे गैस के लिए चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ और अवोगाद्रो लॉ, एमोगट लॉ, और इनको मिला के मैंने पीवी क्वेश्चन ड्राइव किया था। तो इसको अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिकली समझ लें, एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा तो उसको बता सकते हैं। ठीक, मास ट्रांसफ़र में हम अगर देखें तो सबसे पहले मास ट्रांसफ़र क्या है, डिफ्यूजन क्या है, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है, एवापोरेटर क्या है, एवापोरेटर कुछ टर्म्स होते हैं, स्टीम इकोनॉमी ये सब, और रेट, एवापोरेशन रेट, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंट टर्म होते हैं, रिफ्लक्स होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑपरेटिंग ये क्या होता है, इससे कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पेड पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ पेड निकालने के 3 मेथड हैं, लुईस फॉर मेथड, पंचम सेवर्थ और मैकअप थ्रेड है। तो 3 मेथड के बारे में पूछ सकते हैं। ये फिर एब्जॉर्प्शन में जाओ, एब्जॉर्प्शन के बारे में बेसिक आइडिया, उनका जनरल इक्वेशन, और फिर एब्जॉर्प्शन फैक्टर का क्या होता है, पैकिंग क्या होती है, पैक्ड कॉलम डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ड्राइंग क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप के ड्रायर, डिफरेंट टाइप एवापोरेटर, डिफरेंट टाइप डिस्टिलेशन कॉलम, और ये सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है एवापोरेशन का वो पूछ लेते हैं कि भाई काउंटर है क्या है, और को करंट कैसा होता है, मिक्स कैसा होता है। डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, एजिटेटिव डिस्टिलेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिंपल होता है, स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो कहाँ पर इनका यूज है वो उससे पूछ लेते हैं। आजकल एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एडवांस सेपरेशन, तो वहाँ पर मेम्ब्रेन सेपरेशन क्या है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन ये क्या है, डायलिसिस क्या होता है, आरओ सिस्टम क्या होता है। ठीक, और आपको जब बॉयलर फीड वाटर बनाना होता है तो डीएम वाटर बनाने के लिए हम यूज करते हैं जो कैटायन आयन एक्सचेंजर से यूज होते हैं। तो उनके बारे में पूछते हैं कि भाई डीएम वाटर कैसे बनाते हैं, है ना, जिसमें आप कैटायन लेते हैं, आयन सिस्टम लेते हैं, और फिर एक मिक्स सिस्टम होता है, वो रेजोनेट करते हैं। तो वो हमारी प्रोसेस जो है कई बार पूछ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक, लीचिंग में और लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या अंतर है, ये सब यहाँ पर पूछ लेते हैं मास ट्रांसफ़र में। ठीक, और ये मास ट्रांसफ़र की बात हुई। हम बाद में प्रैक्टिकल अप्रोच पर भी आएंगे। तो मास ट्रांसफ़र हो गया, एफएम हो गया, सीआरई हो गया। ऐसे ही अगर हीट ट्रांसफ़र में बात करें तो हीट ट्रांसफ़र से पहला क्वेश्चन होता है हीट ट्रांसफ़र क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट क्या है, तीनों टाइप के जो मोड कौन कौन से हीट ट्रांसफ़र के, उनकी गवर्निंग इक्वेशन क्या है। जैसे मालूम है कंडक्शन के लिए फोरियर लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये सब आपसे पूछ लेते हैं। सारे जो डायमेंशनलेस नंबर हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक, डिफरेंट जो केस हैं, स्लेब है, स्पेयर है, इन सब में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। इंसुलेशन थिकनेस क्या है, इंसुलेशन कहाँ यूज करते हैं, क्रिटिकल इंसुलेशन क्या होता है। ठीक, और डायमेंशनलेस नंबर आपको सब समझ लेना है। और कन्वेक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप कन्वेक्शन क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछ लेगा, हीट एक्सचेंजर डिजाइन का पूछ लेगा जो DQ कर्व मेथड से आपको बताया था। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। और हीट एक्सचेंजर के सारे टर्म आपको पढ़ लेना है जो
ट्यूब, नंबर ऑफ़ ट्यूब कैसे निकालते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, और इधर आपका जो लेआउट होता है उसका ट्रेपेजॉइडल, वो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, वो मैंने आपको समझाया था। LMTD क्या होता है, और टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ें जो हीट एक्सचेंजर की वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मतलब बेसिक न्यूमेरिकल या बेसिक कैलकुलेशन एवापोरेटर का आपको पता होना चाहिए। ठीक, बॉयलिंग क्या है, पूल बॉयलिंग क्या है, सब ये सारे टॉपिक आपको। तो हीट मास FM हो गया, और PRE में क्या है कि जो भी टॉपिक आपके इंडस्ट्री के हैं जो मैंने कवर कराए हैं PRE में, तो उनको बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज सारी पता होना चाहिए, जो हमारा क्रूड ऑयल है उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टिलेशन कितने प्रकार का है, वो थर्मल क्रैकिंग हो गया, कैटालिटिक क्रैकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ल्यूब ऑयल, तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक, तो ये तो आपका सिलेबस का हो गया। ये सिलेबस आपको जो मोटा मोटा चीज़ें हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है कि तीनों लॉज आपको पता कर लेना है थर्मोडायनेमिक्स के, और जो प्रॉपर्टीज हैं अगर हम बताएं आपको तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, सिंपल इक्वेशन, ओपन क्लोज सिस्टम क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, गैस फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, है ना, वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आपको अच्छे समझ लेना है, बॉयल्स लॉ, चार लॉ, और जो मैंने आपको बताया तीनों लॉ, और फिर PV की एनर्जी, ये सब पढ़ लेना है। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का जो एप्लीकेशन है वो आपको पढ़ लेना है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको पढ़ लेना है, और जो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या है, इसी साइकिल पे काम करता है चिलर। तो चिलर का बेसिक मोटा मोटा चिलर कैसे काम करता है, वहाँ पर बॉम्ब चिलर का मेन एग्जाम्पल ले लो, उसको समझ लो। राउल्ट लॉ क्या है, मॉडिफाइड राउल्ट लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ लेना है। सेफ्टी में समझेंगे, सेफ्टी में सबसे पहले कि भाई सेफ्टी में वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, सेफ्टी में वर्क एट हाइट क्या होता है, फर्स्ट जो लेवल का परमिट होता है वो कहाँ पर देते हैं, सेकंड लेवल कहाँ पर देते हैं, वर्क एट हाइट पे क्या क्या ध्यान रखना है, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या ध्यान रखना है, फायर अगर कहीं पर लगती है तो इमरजेंसी प्लान क्या है। ये हमारा केस दे देगा आपको कि भाई आप इंडस्ट्री में हो और आप सामने फायर लग जाती है तो आप क्या करोगे। तो इमरजेंसी प्लान होता है कि सबसे पहले हमें ये करना है, सारे जो लेवल हैं उनको फ़ोन करना है, सेफ्टी में फ़ोन करना है, मतलब फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना है, इसको इन्फॉर्म करना है, अगर एक्सटिंग्विशर है तो वहाँ पर ये हमें यूज करना है, फायर कितने टाइप का होता है, उनका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो वो सब आपको समझ लेना है ना। और इधर वर्क से संबंधित जैसे JSA होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, JSA डॉक्यूमेंट, हीरा डॉक्यूमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इंटरव्यू पूछता है। आप जब परमिट बनाते हो तो क्या क्या चेक करते हो, इशूर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, आप जब इक्विपमेंट को आइसोलेट करके देते हो तो क्या क्या चेक करते हो, है ना। और आइसोलेशन सिस्टम क्या है, आजकल 2-3 प्रकार के लॉक लगाए जाते हैं, वो सब जो प्रोसेस है जनरल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है कि भाई आपका जो गैस एमिशन है, लिक्विड एमिशन है, सॉलिड एमिशन है, उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप कूलिंग वाटर आप यूज कर रहे हो, कूलिंग टावर यूज कर रहे हो, तो कूलिंग टावर के लिए फिर आपको कूलिंग टावर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, बेड वाटर टेम्परेचर, डाई वाटर टेम्परेचर, कूलिंग टावर का डिजाइनिंग, मतलब बेसिकली कूलिंग टावर क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑपरेटर का क्या काम है वहाँ पर। ठीक, और अगर आप समुद्र किनारे आपकी कंपनी है तो वहाँ पर क्या होगा, कूलिंग टावर नहीं होते हैं, कूलिंग वाटर समुद्र का पानी से यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें इनटेक आउटटेक पंप होते हैं, तो उनके हिसाब से हमें आंसर करना है। एनवायरनमेंट के नॉर्म्स क्या हैं ये ध्यान रखना है। मेनली कुछ फैक्ट्री एक्ट होते हैं बेसिक, वो आपको पढ़ लेना है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रियल रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वर्किंग आवर के रिगार्डिंग हो गया,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऑपरेटर के लिए, बट एज ए मैनेजमेंट बीटेक वालों के लिए आवश्यक है। और ये तो हमारा ऐसा हो गया। फिर अगर आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग हैं तो फिर पीएनआरटी के बारे में, पीएफडी के बारे में, सेफ्टी के बारे में पूरा सब पढ़ा, आईएमडी आपने सब पढ़ा था उसके बारे में, बीटेक के लिए बता रहा हूँ। और डिप्लोमा के लिए तो जो है ये मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सब टॉपिक अगर आप ध्यान रखोगे मोटा मोटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरव्यू जब आपका होता है तो आपको सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर करना है, और नहीं आते हैं तो आपको ट्राई करना है समझने का कि उसका क्या जवाब दे सकते हैं। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने हमसे पढ़ा ना हो और आप आंसर नहीं कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। शांति जवाब देना है आपको, और इसमें सकारात्मक नज़रिया रखते हुए आपको इंटरव्यू फेस करना है, ठीक है। और इधर आपको बता दें, इंटरव्यू पैनल अगर है तो सबको बराबर तरीके से विश करना है। 4 लोग हैं तो चारों को, ऐसा नहीं एक को गुड मॉर्निंग करके फिर और सब लोग ध्यान नहीं दिया, सबको बराबर ध्यान देना है। अगर वो लोग बोलना शुरू करें तो आप शांत हो जाइए, सुनिए पूरा, जब पूरा बता दें तो जवाब देने का है ना। और जैसे कई बार पूछते हैं कि आपको अगर थोड़ा छोटे स्तर का काम करना पड़े तो आप कर सकते हैं, तो आप उसमें पॉजिटिव आंसर दीजिए कि सर हम कोई भी काम होगा उसको करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको पूरा निभाएंगे, है ना। जैसे आपसे बोलेंगे आप जॉब चेंज करना क्यों चाहते हैं, तो आप उनको ये बताइएगा कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है कि इंडस्ट्री में पूरा सीख लिया है मैंने, अब हम और चाहते हैं कि हम आपके यहाँ जाएंगे और सीखेंगे, मेरा पर्सनल ग्रोथ भी होगा और स्किल डेवलपमेंट भी होगा, है ना। अगर कहीं पर आपका कुछ टाइम ऐसा है जो आपने जॉब नहीं किया हुआ है, आप घर बैठ तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बताओगे सर हमें कुछ टाइम मिला था, इस टाइम हमने अपने स्किल पे काम किया है, जो सब्जेक्ट हमारे वीक थे उन्हें स्ट्रॉन्ग किए हैं, तैयारी की है, सर कंप्यूटर को सीखा है, इंग्लिश पे हमने काम किया है। तो आप ये बताओगे कि हमने जो खाली टाइम है उसका हमने यूटिलाइज किया है अच्छा कुछ करने के लिए, ठीक। तो कुछ बेहतर करने का प्रयास आप करोगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। और ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पे, केमिकल गुरु पे, और आपने जो कोर्स लिया उसमें मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है, और जल्दी इंटरव्यू से संबंधित हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा वाल्व हम कहाँ पर लेते हैं, बटरफ्लाई वाल्व कहाँ पर लेते हैं, और गेट वाल्व कहाँ पर लेते हैं, सब कॉमन क्वेश्चन है। कंट्रोल वाल्व में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्चुएटर होता है, जैसे कि पोजिशनर होता है, जैसे कि कंट्रोलर होता है, उसका एक स्टेम होता है, उसमें प्लग होता है, उसकी सीट होती है, उसकी बॉडी होती है। तो ये सारे पार्ट्स आपस में लिंक होते हैं और जो ऑटोमेटिक सिस्टम थ्रू काम करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि कंट्रोल वाल्व में जो एक्चुएटर होता है वो उसको सिग्नल मिलता है, पोजीशनर के थ्रू, तो वो 4 से लेकर 20 एम्पियर मिली एम्पियर का करंट लेता है। तो 4 से 20 क्यों लेता है, 0 क्यों नहीं लेता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर हमारा आपको हेल्प करेगा और इससे आप निश्चित ही बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। और कोई बात नहीं, अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आपने जो स्पेशली अप्रेंटिस में या फिर एक्सपीरियंस में जो आपने काम किया है, पूरा इंटरव्यू उसके अराउंड ही घूमेगा। आप अपने सारे काम जो आप करते थे फील्ड में उनको याद करिए, नोट्स बनाइए कि नोट बनाने के लिए कौन कौन से काम आप करते थे, उनके बारे में आप याद करिए कि वो क्या क्या सोपी थी, क्या क्या काम करते थे, वर्क परमिट सिस्टम कैसा था, काम करना शुरू कैसे करते थे। आप इंडस्ट्री में जब आते थे तो फिर राउंड लेते हो, तो राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राउंड आप लेते हो, स्टार्टिंग में देखते हो कि भाई पहले शिफ्ट में जो हमें मिला था वो क्या क्या मिला है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आप बीच में अपना काम करना शुरू कर देते हो जो एक्टिविटी है, फिर लास्ट में जाने से पहले एक राउंड लेते हो। फिर शिफ्ट का हैंडओवर और टेक ओवर होता है। तो शिफ्ट का हैंडओवर और टेक ओवर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन का। आप कुछ तो कम्युनिकेशन रिटर्न में होता है, आप लॉग बुक में लिखते हो कि भाई ये परमिट इशू किया, ये काम हो रहा है, इतना काम हो गया, इतना बाकी है ना। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी इतना पार्ट खुला हुआ है, ये मैनुअल खुला हुआ है, ये काम चल रहा है,
यहाँ पर ए खुला हुआ है, वो वाला बाल बंद है, वो वाला बाल खुला है, लिख दो आप। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं लिख पाते हो, वो कॉमन सी बातें होती हैं, बट कई बार उन कॉमन चीज़ों को ध्यान ना देने की वजह से इंसिडेंट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हमारे सामने है कि हम अपने जो पार्टनर हमारा आया है, जो शिफ्ट हम जिसको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो कैसा है, वो नया है, पुराना है। अगर वो न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझानी पड़ेंगी, अगर वो पुराना है तो आपको थोड़ी कम चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो अब उन जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो चीज़ें आप नहीं लिखी हैं उन सबको आपको उसको बताना है शांति से। तो कम्युनिकेशन जो है, वर्बल कम्युनिकेशन और जो है लिखित कम्युनिकेशन, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आपको बताना है कि भाई सबसे पहले हम अपना राउंड लगाना, एक्टिविटी करना, सेफ्टी भी ध्यान देना, ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट। एक ऑपरेटर का काम होता है कि भाई किसी इक्विपमेंट को टच करता है तो वो पता कर लेता है इक्विपमेंट की हेल्थ कैसी है। कोई पंप कल ख़राब होने वाला है तो ऑपरेटर को पहले से मारना पड़ जाएगा। तो वो एक जो एक्सपीरियंस है आपका, वो इंटरव्यू में दिखाई देना चाहिए। इंटरव्यू में वो हैंड्स ऑन नॉलेज चाहते हैं, है ना, जो नॉलेज जिस पे आपने काम कर चुके हो। लिखित रट्टा हमारा हुआ नहीं, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि पंप कैविटेट करेगा तो कौन कौन सी वजह हो सकती हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो वो नॉलेज आप दिखाइएगा। हमने जो आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो मेरी गारंटी है कि कोई भी ऐसी इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपसे ऐसा कुछ पूछ ले जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। इस विश्वास के साथ आप चलिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, रात के 12 बज गए हैं, 12 से ऊपर हो गया टाइम, बट हम आपके लिए इंटरव्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं। आपको याद होगा जब आप खाना खा रहे होते तो हमारा फ़ोन नहीं उठा पाते, बट हम खाना खाते समय आपका फ़ोन उठाते हैं और हम खाना हटा देते हैं साइड में, आपको पूरा जवाब देते हैं, है ना। आपको 24 घंटे हम जवाब देते हैं। तो डेडिकेशन हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपके घर में एक रोशनी होगी, आपके मोहल्ले में, गांव में सबको आप हेल्प करोगे, समझाओगे और सबको आगे बढ़ने में हेल्प करोगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।